हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की पीजीटी टीचर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो डाउट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। विदाउट बीएड आप कैसे पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो इसके बारे में, और पीएचडी जो भी बच्चे उन्हें पीएचडी कंसर्न सब्जेक्ट में कर रखी है वो कैसे एलिजिबल हो जाते हैं, और बीएड अगर कोई विदाउट बीएड सिलेक्ट हो जाता है तो उसके क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितना टाइम मिलेगा सिलेक्शन के बाद उसे अपनी बीएड कंप्लीट करने का, कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को। देखिए, अगर आप पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री। तो अब ये कैसे, जैसे कि आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आपके पास मास्टर डिग्री पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ये याद रखिए। ठीक है, और हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिस्ट्री में होनी चाहिए, ज्योग्राफी या फिर साइंस में करना चाहते हैं या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आपके पास कंप्लीट बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सब्स्टिट्यूट भी दे रखा है। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप कैसे एलिजिबल हो जाते हैं? तो देखिए, अगर आपके पास बीएड डिग्री नहीं है तो आप या तो आपके पास 12th ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी में आपके पास 12th में भी फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट डिवीजन और पीजी में भी अगर फर्स्ट डिवीजन है, तीनों में अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन है तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीजीटी टीचर बनने के लिए विदाउट बीएड। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% अबव मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, 60% अगर आपके हैं तीनों में, 12th में भी 60% है, ग्रेजुएशन में भी 60% है और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% है, तो आप विदाउट बीएड भी एलिजिबल हो जाते हो, पहली चीज। या फिर आपके पास ये क्राइटेरिया भी नहीं है, कंसर्न सब्जेक्ट में अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे कि अगर कोई बच्चा है हिस्ट्री से क्वालिफाई करना चाहता है, हिस्ट्री से फॉर्म डालना चाहता है, तो हिस्ट्री में अगर पीएचडी डिग्री होल्डर होगा तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। दोनों चीज बता दी, या तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास ग्रेजुएशन और 12th ग्रेजुएशन और पीजी, आपके तीनों में 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन होता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीजीटी टीचर विदाउट बीएड अप्लाई करने के लिए। लेकिन कोई बच्चा इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाता तो उस बच्चे के लिए बीएड कंपलसरी होगा। आपके पास बीएड होनी ही चाहिए, तभी आप पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तीनों चीजें मैंने क्लियर कर दी होंगी, होप सो आपकी। इसके बाद यहाँ पर जब आपका ये हो जाता है और कोई बच्चा है जो कि विदाउट बीएड सिलेक्ट हुआ है तो उसे 3 साल का टाइम दिया जाता है सिलेक्शन के बाद, ताकि वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सके। जैसे कि आपको पता है बीएड की डिग्री जो होती है वो 2 साल की होती है, तो इसलिए आपको 3 साल का, जो कि सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए कि वो अपना सिलेक्शन या फिर कह लीजिए सिलेक्शन होने के बाद अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो यहाँ ये आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी आपकी, जैसे कि कई बच्चे को पता चल गया कि पीजीटी यहाँ पर विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर उन बच्चों के साथ आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा जो कि पहले से किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, पीसीएस एग्जाम हो। क्यों? क्योंकि वो लोग इस तरीके के एग्जाम्स में जहां आपकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री के बिहाफ पे आपको एलिजिबल मान लिया जाता है, तो वहां पर ये बच्चे अप्लाई जरूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि स्टैंडर्ड हमेशा हाई मिलेगा आपको पीजीटी टीचर बनने के लिए। ठीक है, बच्चों का भी, प्लस आपको यहाँ केवीएस से ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक तो विदाउट बीएड वाले एलिजिबल हो गए। ठीक है, दूसरी चीज, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, केवीएस की सेंट्रल वैकेंसीज में, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में एक ही जगह में ज्यादा इधर उधर ट्रांसफर की जो प्रॉब्लम होती है वो केवीएस कैंडिडेट्स को ज्यादातर परेशान करती है। स्टार्टिंग में तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि डीएसएसबी में कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन हो जाए।
ठीक है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन टफ है, नेगेटिव मार्किंग है, प्लस आपको यहाँ इंटरव्यू नहीं होता, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो यहाँ आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपका पूरा क्लियर कर दिया, और भी बाकी डाउट्स जो थे वो भी क्लियर कर दिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपका 2 पार्ट्स में होता है। पहला होता है आपका जनरल पार्ट, फिर आता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। जनरल पार्ट भी आपका 100 मार्क्स का होता है, सब्जेक्ट कंसर्न आपका 200 मार्क्स का होता है। तो जनरल पार्ट में आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीए, करंट अफेयर, ये पांचों सेक्शन जो होते हैं ये 20 नंबर के ईच सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो जनरल पार्ट आपका ये होता है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपका 200 मार्क्स का होता है, कि जो कि बहुत, जिसका मतलब जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, तो कई बार यहाँ पर पीसीएस तक के लेवल की चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक की चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे डे 1 से क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो देखिए, अगर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं और आप देना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को अच्छे से करना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी की कैसे कर सकते हैं, देखिए बुक्स में ये है कि आपको 6 to 12 एनसीईआरटी हर हाल में करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज मैं भी, देखिए जो चीज पॉसिबल हो सकती है ना, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। जब आप एनसीईआरटी लेके बैठेंगे ना 6 to 12 तक की, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इतना बड़ा बंडल आपको सिर्फ खत्म करना है, इसमें से चीजों को याद भी करना है, तो मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। तो इसका सब्स्टिट्यूट, देखिए एनसीईआरटी का तो कोई सब्स्टिट्यूट आपको मिलेगा नहीं, और अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी लानी है तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसका अगर कोई मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट आपको मिलता है तो आप उसे परचेज कर लीजिए, या फिर कोई समरी बुक है या फिर कुछ जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ कवर पे लिखा है एनसीईआरटी समरी तो आपने परचेस कर ली, आपके एनसीईआरटी का कंटेंट मैच करना चाहिए वहां से, ये याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके के कंटेंट मैं भी बना रही हूँ, पीजीटी एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जिसमें कि 9th से लेकर आपका 12th तक के समरी मैं क्लियर कर रही हूँ, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के एक साइड में आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पहली चीज। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट यानी कि एक हेल्प के रूप में ले सकते हैं। सिर्फ आप ये सोचें कि इससे पढ़ के चीजें हो जाएंगी, नहीं, आपको ग्रेजुएशन तक का भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है एनसीईआरटी प्लस कोई सब्स्टिट्यूट अगर आपको मिलता है जो कि ऑथेंटिक हो, पहली चीज, ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की क्लैरिटी को मेंटेन करके, ठीक है, वो याद रखिएगा। दूसरी चीज, उसके अलावा जब आप इतना कर लेते हो तो आपको आगे क्या प्रोसीड करना है, थोड़ी सी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि आपके सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें देखिए, ठीक है। और ये याद रखिए, सिलेबस को बिना एनालाइज किए आप कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको सिलेबस, देखिए कोशिश मैं करूंगी कि आपके लिए काफी सारा सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट्स के पीजीटी सिलेबस होते हैं वो मैं डाल दूं चैनल पे, लेकिन बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कीजिए, उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, एनालाइज कीजिए, 2-3 दिन टाइम दीजिए उन्हें एनालाइज कीजिए, उनमें से टॉपिक्स लिखिए, ये क्वेश्चंस जो हैं ये टॉपिक कहाँ से है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस मेंटेन करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर अपने टॉपिक मेंटेन करिए। इस तरीके से चीजें अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत, और देखिए मैं बता रही हूँ, ये जो एनालिसिस आप खुद सेल्फ करेंगे ना, तो आपको कई चीजें तो खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। इतनी चीजें अगर आप ढंग से कर लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट आपको किस तरीके से, किस वे में आपको जाकर अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आपके 300 मार्क्स के होते हैं, तो आपको टाइम जो मिलता है 3 आवर्स का मिलता है, और ये 3 घंटे कब बीत जाते हैं आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, प्लस आपको यहाँ थोड़े टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट भी मिलते हैं, जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, ये थोड़े से एज कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स
टाइम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा। तो उन बच्चों को स्पेशली ध्यान देना है जिनकी थोड़ी सी मैथ्स वीक है या फिर इंग्लिश में किसी का थोड़ा सा खराब है, तो उन लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। डे 1 से अपनी तैयारी करके चलेंगे। डे 1 से जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं उन पे थोड़ी सी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट ये करिएगा कि कुछ टॉपिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनमें भी ऐसे कई टॉपिक होंगे जो कि ईजी होंगे, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एग्जाम पैटर्न हो गया, और ये भी बता दिया कि कैसे प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये याद रखिए कि यहाँ पर कंपटीशन हाई होता है, प्लस आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट डे 1 से करना पड़ेगा। देखिए 3 घंटे का आपका पेपर है, तो कोशिश कीजिए कि आप आधे घंटे पहले अपना, जब भी टेस्ट करेंगे कोई भी, तो आधे घंटे पहले अपना सारा वाइंड अप कर दें। देखिए डे 1 से घर में रहकर आप चीज़ें इस तरीके से तैयार करेंगे। मैं लिख कर कह रही हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ ये याद रखिए कि जितनी आप अच्छी से सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चाहे आप किसी का भी कोर्स परचेज कर लीजिए, चाहे आप कितनी भी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो और आप एग्जाम हॉल में परफॉर्म ना कर पाओ। ठीक है, तो ये याद रखिए, थोड़ा सा काम रखिएगा माइंड को, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मेंटेन कीजिएगा, और जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं उन्हें ज़रूर टाइम दें, और जो अच्छे टॉपिक हैं जिनमें आपकी पकड़ है उन्हें कोशिश करें कि उन्हें और अच्छे से, मतलब उनमें से आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बता दिया आपको एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। उसके अलावा अगर उसका समरी बुक, समरी बुक इस तरीके की कि आपके चैप्टर वाइज समरी जो हो उस तरीका का कुछ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आप उसे परचेज कर लीजिएगा। दूसरी चीज, थोड़ा सा जब आपके 12th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी, कोशिश कीजिए, मेरे को पता है कि नहीं पॉसिबल हो पाता क्योंकि आपको उसमें से मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, तो याद रखिए 9th 10th 11th 12th इन्हें तो एटलीस्ट करिएगा। इसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक्स आप प्रेफरेंस रखेंगे। देखिए मैं इतनी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी, आप कितने भी कोर्स परचेज कर लीजिए, जितने अगर आपने अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करी तो वो सब एकदम किसी काम के नहीं है आपके। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट और आपका सिलेबस मैं कोशिश करूंगी कि सब ऑलमोस्ट सिलेबस मैं डाल दूं चैनल पे। ठीक है, लेकिन आप लोग खुद कोशिश कीजिए, आपको पता चल गया किस तरीके से चीजें मेंटेन करनी है, तो अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स मुझे मिलेंगे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस प्रैक्टिस सेट। देखिए जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको ये याद रखना है कि प्रैक्टिस किस तरीके से आपको करनी है। प्रैक्टिस सेट, देखिए यहाँ पर आप प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे कि आपके जो पीसीएस लेवल तक के जो बुक्स होती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं सब्जेक्ट के लिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। यहाँ से आपको आपके सब्जेक्ट में थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं सच बता रही हूँ कि आपको लगेगा कि ये बहुत हाई लेवल हो जाएगा, लेकिन जब आप चीज़ें करेंगे ना, 12th तक की एनसीईआरटी करेंगे, फिर ग्रेजुएशन तक की चीज़ें करेंगे, तो आपको पता चलेगा पीसीएस में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे कुछ और नहीं पूछा जाता, डीप में पूछे जाते हैं। और आप तो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हो, तो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। ठीक है, फिर नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 2.5 की है, 0.25 की। ठीक है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही मार्क्स भी गलत कट जाता है यहाँ पर, तो आप तुक्के तो लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइम से चीज़ें प्रिपेयर कीजिए और ईजिली चीज़ों को एक्सेस कीजिए, और बाकी जो मेरे हाथ में हो सकेगा, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा मैंने कोशिश की है सारे आपके डाउट क्लियर करने की। इसके अलावा भी अगर आपके पीजीटी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ याद रखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।